वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की फुटप्रिंट्स बुक का भोली चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि आप हमारी वेबसाइट पे भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। दैट इज www.ncertenglish.com। फाइन। चलो अब मैं बात करती हूँ हमारी भोली की। भोली कौन है? भोली एक स्लो लर्नर, एक गर्ल है, ठीक है। उसका नाम भोली क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भोली है, दैट्स वाई। और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो लर्नर है, स्टैमर्ड करती है, वो हकलाती है जब वो बोलती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि बचपन में एक बार वो गिर गई थी बेड से, चारपाई से, तो ऐसा माना जाता है कि शायद उसके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया था, दैट्स वाई। इसके अलावा वो सुंदर भी नहीं थी, उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो उसके फेस पे दाग हो गए थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि सभी लोग उसको नेग्लेक्ट करते थे, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो। हर कोई क्या समझता था, ये तो सेंसलेस गर्ल है, ये तो फूल है। लेकिन क्या था, एक चेंज आया, एक टर्निंग पॉइंट आया उसकी लाइफ में। वो कब आया? जब उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया गर्ल्स के लिए, जिसमें भोली गई। वहां पर जब वो गई तो उसे उसकी जो टीचर मिली वो बहुत ही काइंड थी, बहुत ही करेजियस थी, बहुत ही मोटिवेटिंग थी। उसने उसे कॉन्फिडेंस दे दिया और वो बिना हकलाए बोलने लगी, और इस गर्ल ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। वो क्या था, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर भोली। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the Simpleton. उसका नाम क्या था? सुलेखा था। ओरिजिनली हर नेम वॉज सुलेखा, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे क्या बुलाता था? भोली। द सिंपल्टन। सिंपल्टन क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इनोसेंट थी, दूसरों की बातों में आ जाती थी, दैट्स वाई। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल की 4 बेटियां थी और ये फोर्थ वाली थी। और रामलाल क्या थे? एक नंबरदार थे। नंबरदार कौन होते हैं? जो विलेज में टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं। When she was 10 months old, जब वो 10 महीनों की थी, she had fallen off the coat on her head. वो ना गिर गई थी। कहाँ से? कोट। कोट होता है चारपाई, मंजी जिसको हम बोलते हैं, वहां से गिर गई। और गिरी कैसे? सिर के बल गिरी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और शायद क्या हुआ, जब वो गिरी तो उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, ऐसा माना जाता है। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। और शायद तभी वो क्या बन के रहेगी? सिर्फ एक बैकवर्ड चाइल्ड बन के रहेगी। बैकवर्ड चाइल्ड यू कैन से स्लो वन, नॉट वेरी एक्टिव। एंड केम टू बी नॉन एज, और किस नाम से जाने जाने लगी? भोली द सिंपल्टन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका बर्थ हुआ तो बहुत ही सुंदर थी, फेयर थी, प्रिटी थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड। सिर्फ क्या बची? आईज। आईज सेव रही, लेकिन पूरी जो बॉडी थी वो क्या हो गई? परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गई। कैसे? बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी छोटे छोटे दाग धब्बे नहीं होते जब स्मॉल पॉक्स होता है तो क्या हुआ? आईज तो बच गई, बाकी पूरी बॉडी पे वो ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए, और परमानेंटली ये क्या हो गई? इसकी पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक। अब क्या था कि टिल शी वॉज 5, जब वो 5 साल की, मतलब 5 साल की एज तक वो बोल भी नहीं पा रही थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और फाइनली क्या हुआ कि जब उसने बोलना सीखा तो वो क्या करती थी? स्टैमर्ड करती थी। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। वो रुक रुक के बोलती थी, तो जो बाकी बच्चे होते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना किसी की, और उसकी कॉपी करते थे, एक्टिंग करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। कहता है कि जो रामलाल थे उसके 7 बच्चे थे, ठीक है। 3 तो बेटे थे, 4 बेटियां थी, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया। उसमें से जो सबसे यंगेस्ट थी, यानी जो सबसे छोटी थी, वो कौन थी? भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. Prosperous you can say very rich farmer, ठीक है। ये जो फार्मर था, ये नंबरदार था, नेचुरल है, रिच होगा, तो इसके घर में सब कुछ था, सब कुछ अच्छे से था। प्लेंटी यानी बहुत कुछ था, खाने के लिए, पीने के लिए, अच्छा परिवार था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के सारे बच्चे हेल्दी भी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे। सन जो थे, उनके बेटे जो थे, उन्हें सिटी में भेजा गया था, किस लिए? पढ़ने के लिए स्कूल्स में, और फिर आगे कॉलेजेस में फॉर फर्दर स्टडीज। ऑफ द डॉटर्स, डॉटर्स की अगर हम बात करते हैं तो राधा। राधा कौन थी? एल्डेस्ट, उसकी सबसे बड़ी वाली हो गई। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। सेकेंड डॉटर कौन थी? मंगला।
मंगला की जो मैरिज थी हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड यानी फिक्स हो चुकी थी। एंड वेन दैट वॉज डन, और ये होने के बाद रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। अब रामलाल किसके बारे में सोचेगा? नेचुरल है, तीसरी वाली के बारे में, जिसका नाम क्या था? चंपा। देवर गुड लुकिंग, और ये सारी की सारी गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और वो कहते हैं ब्राइड ग्रूम्स यानी दूल्हा, ठीक है। तो इन लोगों के लिए दूल्हा ढूंढना कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल जो था ना, वो बहुत परेशान था भोली को लेके। क्यों था? बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। अब ना तो ये सुंदर है और ना ही इंटेलिजेंट है, तो इसकी शादी कैसे होगी, क्या होगा? तो बहुत परेशान रहता था। भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड। अब एज गैप भी था, मतलब जब मंगला जो सबसे बड़ी वाली डॉटर हो गई ना इनकी, सेकंड नंबर वाली डॉटर, हाँ, जो सेकंड नंबर वाली डॉटर की जब शादी हुई तब भोली कितने टाइम की थी? 7 years की थी। द सेम ईयर, उसी साल क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल खोला गया उनके विलेज में। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए वहां पर कौन आए? वहां के गांव के तहसीलदार साहब आए। और उन्होंने रामलाल को क्या कहा? एज अ रिवेन्यू ऑफिशियल, जैसे कि आप क्या हो? रिवेन्यू ऑफिशियल हो, लोगों से रिवेन्यू लेते हो, कलेक्ट करते हो, नंबरदार हो यहाँ के। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। आप क्या हो? यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने गांव में। तो आपको क्या करना चाहिए? सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। आपको इन विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्या सेट करना चाहिए? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आप अपनी सभी बेटियों को कहाँ भेजो? स्कूल भेजो। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy?" अब उस रात को जब रामलाल घर गया तो उसने कंसल्टेड, यू कैन से डिस्कस, उसने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया कि क्या हम लोग ऐसे करें, अपनी बेटियों को स्कूल भेज दें। तो उसकी वाइफ चिल्लाई, आर यू क्रेजी? पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो इनसे शादी कौन करेगा? बिकॉज अर्लियर टाइम्स में आपको पता है, ये माना जाता था कि अगर लड़की जितनी पढ़ी लिखी होगी तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी। उस टाइम पर ऐसी थिंकिंग होती थी, दैट्स व्हाई शी सेड लाइक दैट। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को डिसओबे कर दे, क्योंकि वो तो नंबरदार है, उससे ऊपर तहसीलदार है, वो सुपीरियर है उससे, तो उसकी बात को मना भी नहीं कर सकता। एट लास्ट उसकी वाइफ कहती है, देखो, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। वो कहते हैं क्योंकि उसके बहुत कम चांस है कि उसकी शादी भी होगी, क्योंकि एक तो उसका फेस अगली है और ऊपर से उसको लैक ऑफ सेंस है, मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो इसको हम भेज देते हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो जो वो कहती है कि ये टीचर्स पर छोड़ देते हैं स्कूल की, वो वरी करेंगी इसके बारे में, वो टेंशन लेंगी इसके फ्यूचर के बारे में। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." मीन्स अगले दिन रामलाल ने क्या किया? भोली का हाथ पकड़ा और उसे कहा, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें कहाँ लेके चलूंगा? स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड, लेकिन जो भोली थी वो बहुत ज्यादा डर गई। क्यों डर गई? शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, कैसा दिखता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे सिर्फ इतना ही पता था, उसे एक इंसिडेंट याद था कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। उनकी एक पुरानी सी काऊ थी जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी था। उसको घर से निकाल दिया गया था और बाहर जाके उसके फादर ने उसको बेच दिया था। तो उसे लगा था कि अब उसके पापा जैसे हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहे हैं, तो शायद ऐसा कुछ है, बिकॉज शी डिडंट नो कि स्कूल क्या होता है। तो वो डर गई बहुत ज्यादा और वो कहती है, नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्लाने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने क्या किया? अपने पापा की ग्रिप से, यानी जैसे हाथ में हाथ नहीं पकड़ा होता बच्चे का बहुत टाइटली, उससे क्या किया? अपना हाथ को पुल कर लिया, यानी छुड़वा लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब उसके जो फादर थे रामलाल, वो कहते, क्या मैटर है तुम्हारे साथ? यू फूल, पागल हो गई हो? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने अपनी वाइफ को कहा, रामलाल ने, कि इसको जो है कुछ डिसेंट कपड़े पहनाओ, डिसेंट अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनाओ,
Today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? वो कहते हैं कि अगर ये अच्छे कपड़े पहन के नहीं गई, जैसे ये बनी हुई है वैसे जाएगी, तो बाकी की जो वहां पर टीचर्स होंगी या गर्ल्स होंगी, वो क्या सोचेंगी हमारे बारे इसको, हमारे बारे इसको देख के, मीन्स क्योंकि वो एक नंबरदार की बेटी है, एक सोशल रेपो है उसकी, दैट्स वाई वो अपनी वाइफ को बोलता है कि इसको कुछ अच्छा सा बना दे आज। ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैड बीन मेड फॉर भोली। अब आज क्या हुआ, वैसे जनरली तो उसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता नहीं था, लेकिन आज उसके लिए नए कपड़े बने। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, बिकॉज जनरली क्या होता था कि उसकी जो बहनों की पुरानी ड्रेसेस होती थी वो उसको पहनने को मिलती थी, वही पास होती रहती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को परवाह भी नहीं होती थी कि उसके कपड़े मेंड करने हैं, मेंड यानी अगर कहीं कट फट गए उसको रिपेयर करना है, ठीक करना है या धोने हैं, किसी को कोई परवाह नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज क्या था, आज वो लकी थी। लकी कैसे थी कि आज उसे क्लीन ड्रेस रिसीव हुई, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। क्लीन ड्रेस तो थी, कहने को तो क्लीन थी, लेकिन वो कौन सी ड्रेस थी, चंपा की ड्रेस थी, जो उसको फिट नहीं आती। अब क्यों फिट नहीं आती, क्योंकि बार बार धोने से कई बार कपड़ा श्रिंक हो जाता है ना, तो वो श्रिंक हुई हुई थी, चंपा को फिट नहीं आती थी, वैसे नई नहीं थी, तो वो उसको किसको दे दी, भोली को। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. और उसके बाद क्या किया गया, उसको नहलाया गया और ऑयल भी रब किया गया उसके बालों पर। बाल कैसे थे उसके, ड्राई और मैटेड। मैटेड आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा उलझे हुए। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और वो कहते हैं कि जब उसको इतने अच्छे से ड्रेस पहनाई गई, उसके बाल, उसको नहलाया गया, उसके बालों को रब किया गया, ऑयल लगाया गया, तब उसे ये बिलीव होने लगा। तब उस मोमेंट पे शी बिगेन टू बिलीव, क्या बिलीव, कि वो किसी अच्छी जगह पर लेके जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो शायद उसके घर से भी ज्यादा अच्छी जगह है। दैट्स वाई उसको इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे तो क्या था कि बच्चे जो थे सारे अपने अपने क्लासरूम्स में थे। तो रामलाल ने क्या किया, अपनी डॉटर भोली को किसको हैंड ओवर कर दिया, वहां की हेड मिस्ट्रेस को यानी प्रिंसिपल को, कि नाउ माई डॉटर इज इन योर स्कूल एंड यू हैव टू टेक केयर एंड ऑल दैट। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब अकेली लड़की, क्योंकि वो जनरली कभी अकेली रही नहीं थी, अब वहां पर स्कूल में अकेली हो गई। तो ये जो पुअर गर्ल थी वो देख रही थी, लुक्ड अबाउट हर, कैसे देख रही थी, फियर लेडन आईज, मतलब एकदम फियर होता है डर, और लेडन युगन से भरी हुई, डर से भरी हुई आंखों के साथ देख रही थी, हर चीज को देख रही है। वहां पर क्या था, देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे, और हर रूम में क्या था, गर्ल्स थी, गर्ल्स लाइक हर, उसकी तरीके की गर्ल्स थी, जैसे वो थी उसी एज की थी। स्क्वेटेड ऑन मैट, स्क्वेटेड होता है कि क्रॉस लेग करके बैठना, जिसको हम कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, मैट पे चौकड़ी मार के बैठी हुई थी काफी सारी गर्ल्स। या तो वो बुक्स पढ़ रही थी या फिर कुछ लिख रही थी, किस पे, स्लेट्स पे। स्लेट्स आपने देखा होगा, छोटी छोटी स्लेट होती है वुडन की या प्लास्टिक की, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक से हम लिखते हैं उस पे। ठीक है। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. और जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने भोली को क्या बोला कि तुम क्या करो, ये किसी एक क्लासरूम में, वन ऑफ द क्लासरूम में उसको बोला कि कॉर्नर पे जाके बैठ जाओ। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। अब भोली को तो पता नहीं था कि स्कूल एग्जैक्टली कैसे होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहां पर क्या होगा, कैसे होता है, बट शी वाज ग्लैड। लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि उसे वहां पर क्या मिल रही थी, बहुत सारी गर्ल्स देखने को मिली जो ऑलमोस्ट उसकी एज की थी, वहां पर प्रेजेंट थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और वो क्या उम्मीद करती है कि काश इनमें से कोई, बेशक एक लड़की ही सही, मेरी फ्रेंड बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. अब वहां पर उनकी क्लास में जो लेडी टीचर थी, टीचर तो नेचुरल है होएगी, तो वो गर्ल्स को कुछ कुछ बोल रही थी, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। लेकिन भोली को जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीचर क्या बोल रही है। वो अपना बिजी थी, वो क्या कर रही थी, पिक्चर्स वगैरह जो दीवारों पे टंगी हुई थी उसको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, वो जो पिक्चर्स थी वो बहुत ज्यादा कलरफुल थी और उसको अट्रैक्ट कर रही थी। उसने एक पिक्चर देखी, किसकी, द हॉर्स। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। उसने किसकी पिक्चर देखी, हॉर्स की देखी। हॉर्स जो था ब्राउन कलर का था, बिल्कुल वैसा हॉर्स था जिस जिस हॉर्स पर बैठ के तहसीलदार उनके गांव में विजिट करने के लिए आता है। फिर उसने एक पिक्चर किसकी देखी, गोट की देखी। गोट क्या थी, ब्लैक थी, ऐसे थी जैसे कि उनके पड़ोसियों की गोट है,
मतलब वो क्या कर रही है, चीजों को एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रही है कि हॉर्स कैसा है, तहसीलदार जैसा है, गोट कैसा है, पड़ोसियों जैसी है। फिर वो क्या देखती है, पैरेट देखती है। पैरेट जो थे वो क्या था, द ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, कि जो आम के बगीचों में जो उसने पैरेट देखे थे वैसे ही पैरेट की पिक्चर थी। एंड द काऊ, और एक काऊ की पिक्चर भी थी, वो भी कैसे थी, जस्ट लाइक लक्ष्मी, मतलब जो उनकी घर पे जो लक्ष्मी थी जिसके बारे में पहले बताया ना कि बेच दिया था उसको, वैसे लग रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और एकदम से वो उन सब पिक्चर्स को देखने में इतनी बिजी हो गई, उसको पता ही नहीं था क्लास में क्या हो रहा है। तो एकदम से भोली ने क्या नोटिस किया कि टीचर उसके पास में आकर खड़ी है और उसको देख के स्माइल कर रही है। और टीचर पूछती है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, बेटा आपका नाम क्या है। वो कहती है, भो भो भो। अब आपको पता है वो स्टैमर करती है, वो स्टैमर करने लगी, हकलाने लगी और उससे ज्यादा नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड। अब जब वो स्टैमर करने लगी तो सारी जो गर्ल्स थी बाकी उसके ऊपर हंसने लगी, और जब वो हंसी तो उसने रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया, उसकी आंखों से आंसू गिरते जाएं गिरते जाएं। इतने गिर रहे थे जैसे कि कोई फ्लड आ गई हो, बाढ़ आ गई हो। और वो कैसे रो रही थी, इन अ हेल्पलेस वे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और चुपचाप अपने कॉर्नर में वहां पर जाके सिर नीचे करके बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु न्यू शी स्टिल न्यू दे वर लाफिंग एट हर, और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उन लड़कियों को देखने की जो वो जानती थी कि उसके ऊपर हंस रही हैं, एम्बैरस फील कर रही थी, नेचुरल है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. अब जैसे ही स्कूल की बेल बजी, सारी जो लड़कियां थी ना scurried out, यानी फटाफट अपने क्लासरूम से बाहर आ गई। लेकिन भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, भोली की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने कॉर्नर को छोड़ने की, अभी भी उसका सिर झुका हुआ था। शी kept on sobbing, sobbing होता है सुबकना, जैसे रोते रोते सुबकियां लेते हैं ना, ऐसे वाली, ठीक है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो स्वीट। अब जो टीचर थी उसकी वॉइस में जब उसने बुलाया उसको भोली, उसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग थी, सूदिंग यानी बहुत ही काम थी, रिलैक्सिंग थी, सुकून देने वाली थी, कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने प्यार से उसको किसी ने नहीं बुलाया था। शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हर्ट, और इससे क्या हुआ, उसका जो दिल है, मतलब सीधा उसके दिल पे जाके लगी, इतने प्यार से टीचर ने बोला। सेड द टीचर, गेट अप। टीचर ने क्या बोला, उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई कमांड वाला वे नहीं था उसका कि मैं कमांड दे रही हूँ उठो उठो, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन था, और भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। अब जब उसने ऐसे बोला, स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पे पसीने छूट गए। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, अब उसे ये लग रहा था कि क्या उसकी हकलाती हुई जुबान फिर से उसे क्या करेगी, डिसग्रेस कर देगी, शर्मिंदा कर देगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस काइंड वुमेन के लिए, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, जो भी होगा, ये लेडी बहुत काइंड है, बहुत अच्छे से बोल रही है, तो मैं एक कोशिश तो कर ही सकती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। और उसने ये महसूस किया कि इसकी जो वॉइस है टीचर की बहुत सूदिंग है, बहुत प्यार से बोलती है ये, तो ये हंसेगी नहीं अगर मैं हकलाऊंगी भी तो। अब वो फिर से बोलने की कोशिश करती है, भ भ भो भो। शी बिगेन टू स्टैमर, फिर से हकलाती है लेकिन नाम नहीं बोल पाती। लेकिन फिर भी टीचर उसको एनकरेज करती है और क्या कहती है, वेल डन वेल डन, सही जा रही हो सही जा रही हो, बहुत अच्छे, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो। एट लास्ट वो क्या कहती है, भो 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 भोली, वो फाइनली बोल देती है। शी वॉज एबल टू से इट, वो बोल पाती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और बोलने के बाद उसे एक रिलीव मिलता है, एक रिलैक्स मिलता है, एक सुकून मिलता है, जैसे मान लो उसने बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर लिया हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अब जो टीचर थी वो उसे पैट होता है थपथपाना, मतलब उसकी पीठ थपथपाती है बहुत ही अफेक्शनेटली, प्यार से, और उसे क्या बोलती है, वेल डन बेटा वेल डन। पुट द फियर आउट ऑफ द हार्ट, अपने दिल से ना डर को निकाल के फेंक दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और उसके बाद जब ये डर निकल जाएगा ना, तब तुम क्या कर पाओगी, बाकी लोगों की तरह तुम भी अच्छे से बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली। अब भोली अपनी टीचर को देख रही होती है, ऐसे देख रही होती है जैसे वो कुछ पूछना चाह रही है। क्या पूछना चाह रही है,
रियली क्या सही में ऐसा हो जाएगा अगर मान लो मैं अपने मन से डर निकाल दूं? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। तो वो कहती है हाँ हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्कूल रोज आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। भोली ने क्या किया, सिर हिला दिया। तो टीचर कहती है नो, से इट अलाउड, सिर मत हिलाओ, बोल के बताओ। वो कहती है ये यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और फाइनली भोली क्या कहती है, हाँ। जब वो हाँ बोलती है ना तो वो खुद ही एस्टॉनिश हो जाती है। एस्टॉनिश का मतलब होता है हैरान हो जाना। वो हैरान हो जाती है कि कमाल हो गया यार, मैंने तो पूरा वर्ड बोल दिया। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। टीचर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम बोल पाओगी, सिर्फ डर को निकालो। चलो अब ये बुक पकड़ो। ये जो बुक है ये क्या है, वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और कलरफुल पिक्चर्स हैं। किसकी, डॉग की, कैट की, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ। काउ कैसी है, जैसे उनके घर की लक्ष्मी है। एंड विद एवरी पिक्चर, लक्ष्मी का मतलब वो लक्ष्मी मत समझ लेना, उसका नाम लक्ष्मी था। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है, किसमें, बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में। हम देखते हैं ना जनरली बच्चों की बुक में लिखा होता है। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो टीचर कहती है कि 1 month में तुम ये जो बुक है अच्छे से पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। और जब तुम ये पढ़ पाओगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, इससे एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर एक और बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा, देन व्हेन यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तुम ही होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट। और अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे। कैसे सुनेंगे, रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। और तुम बोल भी पाओगी, कैसे, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। स्टैमर आपको पता है, हकलाना। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा, बिना, थोड़ा सा भी बिना हकलाए तुम अच्छे से प्रॉपर बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि विलेज के टेम्पल में घंटियां बज रही हूँ। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस। और उसके स्कूल हाउस के सामने जो ट्रीज हैं उस पे क्या हो गया, ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब होता है ग्रीव होना। ग्रीव हो गए हैं क्या, बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स। मतलब वो इतनी खुशी में है ना, उसे लग रहा है कि यार सब सही हो जाएगा। मतलब वो स्टैमर नहीं करेगी, लोग उसकी बातों को सुनेंगे, हंसेंगे नहीं। दैट्स वाई हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो दिल है, थ्रोबिंग होता है जोर जोर से धड़कना, जोर जोर से धड़क रहा है। किससे, एक नई उम्मीद से कि अब सब अच्छा होगा। एंड अ न्यू लाइफ, और उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। दस द ईयर पास्ट। और इस तरीके से क्या हुए, साल बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। अब जैसे जैसे साल बीते तो नेचुरल है, चेंजेस तो होंगे। तो उनका जो गांव था वो क्या बन गया, एक छोटा सा टाउन बन गया। अब लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल होता था वो हाई स्कूल बन चुका था। यहाँ पर एक सिनेमा में खुल गया था। कहाँ पर, एक टिन शेड के अंडर। शेड आपको पता है, परछत्ती सी, मतलब थोड़ा सा शेड टाइप, और टिन, क्लियर टू यू। तो टिन शेड के नीचे छोटा सा सिनेमा बना दिया। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल। गिनिंग मिल कौन सी होती है, जहाँ पर जो कॉटन है उसको निकाला जाता है सीड से, वो भी एक एस्टेब्लिश हो गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। मेल यानी जो पत्र वत्र लेके आती है, चिट्ठी वाली जो ट्रेन होती है, वो भी उनके रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी। टाइम के साथ साथ चीजें बदल रही थी, ठीक है। अब एक रात क्या हुआ, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ। रामलाल ने अपनी वाइफ को कहता है, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो मैं क्या करूं, बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मुझे। अब ये बिशंबर कौन है, ये बिशंबर कौन है, ये भोली के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, वो दुल्हा है, ठीक है। तो उसकी वाइफ कहती है, यस सर्टेनली, हाँ हाँ बिल्कुल करो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। और भोली तो बहुत लकी होगी अगर उसकी इतने अच्छे, वेल टू डू यानी इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इतने रिच ब्राइड दूल्हे से शादी हो जाए तो। अ बिग शॉप, एक बड़ा सा, उसके जो दुल्हा है उसकी एक बड़ी सी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है, वही जनरली जो पेरेंट्स देखते हैं। एंड आई हियर
और मैंने ये सुना है कि several thousand इन द बैंक, कि उसके बैंक में भी बहुत सारा पैसा है, हजारों रुपए पड़े हैं. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी. और मेन बात ये है कि वो कोई डोरी भी नहीं मांग रहा, दहेज भी नहीं मांग रहा, तो तुम जाओ और हाँ करो. दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग यू नो. वो कहते हैं हाँ, रामलाल कहते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन वो यंग नहीं है, तुम जानती ही हो. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. लगभग उतनी एज का है जितनी एज का मैं हूँ. मीन्स उसके फादर की एज का हो गया. एंड ही ऑल्सो लिम्स. लिम्स का मतलब होता है कि एक पैर जिसका वर्क नहीं करता है, उसका एक पैर वर्क नहीं करता है. एज में भी बहुत डिफरेंस है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और इसके अलावा उसके जो बच्चे हैं उसकी पहली वाइफ से, वो भी काफी बड़े हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी वाइफ कहती क्या हो गया, फिर क्या फर्क पड़ता है इससे. 45 और 50 यही एज होगी उसकी, 45-50 साल का होगा. इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन. ये कोई बहुत ज्यादा एज नहीं होती मैन की. वी आर लकी. हम लोग बहुत लकी हैं कि वो किसी और गांव से बिलोंग करता है और वो नहीं जानता कि हमारी बेटी के फेस पे क्या है, पोक मार्क्स हैं, वो जो स्मॉल पॉक्स की वजह से उसको हो गए थे. एंड हर लैक ऑफ सेंस, कि ये कम अक्ल वाली है, इसके अंदर सेंस की भी कमी है, सब उसे नहीं पता. तो यहाँ जो हो रहा है वो चुपचाप होने दो. इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम लोग ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये भोली तो ना पूरी लाइफ टाइम अनमैरिड ही रह जाएगी. यस बट आई वंडर वट भोली विल से. वो कहते हैं कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भोली को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी. वट विल दैट विटलेस वन से. और उसकी वाइफ कहती है, विटलेस होता है कि जो जिसमें दिमाग ना हो, ठीक है. तो कहती है ये विटलेस जो है, विट होते है माइंड इंटेलिजेंसी, तो विटलेस यानी विदाउट माइंड. ये बिना दिमाग वाली लड़की क्या बोलेगी. शी इज लाइक अ डम काउ. ये तो एक गूंगी काउ की तरह है, जो होगा होने देगी. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. और रामलाल मटर यानी धीरे से बोलता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो. लेकिन इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard, भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स whispered conversation. लेकिन उस courtyard यानी उनके घर का जो आंगन था, उसके दूसरे कोने में भोली लेटी हुई थी. कोट यानी बेड के ऊपर लेटी हुई थी. अवेक यानी जाग रही थी. और वो जागती हुई अपनी पेरेंट्स की बातों को, जो वो धीरे धीरे कन्वर्सेशन कर रहे थे, सुन रही थी. ठीक है, अब आगे देखो. बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. अब ये जो बिशंबर नाथ था, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही रिच ग्रोसर था. राशन की भी दुकान थी इसकी. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स. जब वो आया बारात लेके, बहुत बड़ी पार्टी थी उसकी फ्रेंड्स की, और बहुत सारे उसके रिलेटिव्स भी थे उसके साथ विद हिम फॉर द वेडिंग. नेचुरल है, शादी के लिए आ रहा है. ए ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. ब्रास बैंड, बैंड आपको पता है जो बैंड होता है. और ब्रास इसलिए यूज किए क्योंकि बैंड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए थे वो ब्रास के बने हुए थे. दैट्स वाई ब्रास बैंड. तो जो ब्रास बैंड था, बारात आ रही है, बैंड भी बजेगा, उसमें एक पॉपुलर सी ट्यून बज रही है हिंदी गानों की जो बजती है जनरली. हेडेड द प्रोसेशन, मतलब प्रोसेशन यहाँ पर है बारात, बारात के साथ साथ आगे बैंड बज रहा है. और ब्राइड जो दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, वो किसके ऊपर है, राइडिंग ए डेकोरेटेड हाउस. नेचुरल है, हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है. यू कैन इमेजिन, शादियों में ऐसे ही होता है, दूल्हा घोड़ी पे बैठा होता है, आगे बैंड बाजे चल रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ pomp एंड स्प्लेंडर. लाल जो है वो इतना खुश होता है, ओवरजॉय हो जाता है, मतलब बहुत खुश होता है कि इतनी पोम्प होता है धूमधाम, और स्प्लेंडर यू कैन से शानदार, कि इतनी अच्छी बारात, इतनी धूमधाम से शानदार बारात थी, मजा आ गया. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसने ये कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है भोली, उसकी इतनी अच्छी, इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी. भोली की जो एल्डर सिस्टर्स थी, who had come for the occasion, जो ओकेजन में आई थी, शादी में आई थी, नेचुरल है, बहनें तो आएंगी, वो क्या थी, वर एनवियस ऑफ हर लक. एनवियस का मतलब होता है जेलस होना. उन्हें जेलसी हो रही थी उसके लक को देख के कि यार ये तो बड़ी लकी है, इसकी शादी तो बहुत अच्छे से हो रही है. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो auspicious यानी वो शुभ मुहूर्त आया, शुभ मोमेंट आई, तो जो प्रिस्ट थे, पंडित थे, उन्होंने कहा कि दुल्हन को लेके आओ. भोली, भोली आती है, क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस. क्लैड होता है लिपटी हुई, ठीक है. क्या पहना हुआ है उसने, रेड कलर की सिल्क वाली ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई है, और उसमें वो लिपटी हुई है. फाइन. वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द स्केर्ड
फायर। और वो कहाँ पर जाती है, दूल्हे के पास जाती है, और जहां पर क्या है, मतलब स्केर्ड होता है कि पवित्र जो अग्नि होती है जहां पर फेरे लेते हैं, वहां पर उसको लेके जाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। वो कहते हैं उसके किसी बिशंबर नाथ के किसी एक फ्रेंड ने कहा, क्या कहा, प्रॉम्प्टेड होता है कि एकदम फटाफट कहा, क्या बोला, गार्लैंड द ब्राइड यानी वरमाला पहनाओ लड़की को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। अब ये जो दूल्हा था इसने क्या किया, गार्लैंड उठाया, वरमाला उठाई, जो किसकी थी, येलो मैरीगोल्ड की थी, यानी आप कह सकते हो गेंदे के फूलों की माला थी वो। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. अब एक जो वुमेन थी उसने क्या किया, स्लिप्ड बैक, स्लिप होता है थोड़ा सा घसका देना, क्या घसकाया, वो सिल्क का वेल, वेल यानी घूंघट, वो जो घूंघट था ब्राइड के फेस से थोड़ा सा खसक गया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, और बिशंबर ने क्या, फटाफट उसकी शक्ल देखी कि एक बार देख लेता हूँ, जब घूंघट खसक ही गया तो। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हैंड्स, और क्या हुआ, जब उसने शक्ल देखी ना तो उसके हाथ में जो वरमाला थी वो क्या होगी, पोइज्ड होता है एकदम स्टिल होना, ठहर जाना, उसके हाथ में ही रुकी रहेगी। उसने ऐसा देख लिया, क्या देखा, पोक मार्क्स देखे होंगे, नेचुरल है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने क्या किया, फटाफट से अपना जो वेल था, अपना जो घूंघट था, वो वापस धीरे धीरे खींच के किसके ऊपर ले आई, फेस के ऊपर ले आई। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर के पास जो उसका नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट यानी उसके साथ खड़ा था, उसका फ्रेंड खड़ा था, उससे पूछा, क्या तुमने उसे देखा, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पे तो पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, उसका दोस्त कहता है, क्या हो गया फिर, यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी कोई जवान थोड़ी हो। मे बी, हाँ शायद, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके फादर को मुझे कितने पैसे देने होंगे, 5000 रुपीज देने होंगे, देन आई विल मैरी हर, अदरवाइज नॉट। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। अब रामलाल जो है, जैसे पुराने जमाने में होता था कि लोग अपनी पगड़ी रख देते थे इज्जत बचाने के लिए, तो टर्बन क्या होती है, पगड़ी, वो अंदर गए और उन्होंने अपनी पगड़ी रख दी। हिज ऑनर, जो उनका क्या था, अभिमान था, ऑनर था, कहाँ पर रखी, बिशंबर के फीट पे रख दी। और वो क्या कहते हैं, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, मुझे और ज्यादा इंसल्ट मत करो, मुझसे 2000 रुपीज ले लो और ये शादी कंटिन्यू करो। वो कहते हैं नहीं, 5000 और वी गो बैक, या तो 5000 लेंगे, अदरवाइज हम वापस आ रहे हैं, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो, बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। तो उसके फादर कहते हैं कि प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मेरा भी ध्यान रखो थोड़ा सा। इफ यू गो बैक, अगर आप लोग वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं तो गांव में अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000। तो वो क्या कहता है बिशंबर, अगर नहीं, ऐसा नहीं चाहते तो 5000 लेके आ जाओ। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। अब क्या था कि जो रामलाल के फेस पे, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है फ्लोइंग, उसके फेस पे पूरे आंसू गिर रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ, सेफ यानी तिजोरी, उसने अपनी तिजोरी खोली और नोट्स को काउंट किया। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने क्या किया, वो जो नोट का बंडल था वो कहाँ पर रख दिया, दूल्हे के पैरों में। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, जब उसके फादर ने बंडल ऑफ नोट्स उसके फीट पे रख दिया तो उसे बहुत खुशी हुई, और उसका जो लालची सा फेस था उसके ऊपर एक स्माइल आई। और स्माइल कैसी थी, ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फेंट यानी विक्ट्री वाली, जीत वाली एक स्माइल आई कि फाइनली वो जीत गया, उसने अर्न कर लिया, डोरी ले ली। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, वो ये सोच रहा था कि उसने एक जुआ खेला और वो जीत भी गया। फिर वो अनाउंस करता है, गिव मी द गार्लैंड, अब मुझे क्या दो, वरमाला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से क्या हुआ कि ब्राइड के जो चेहरे से, दुल्हन के चेहरे से वो जो घूंघट था वो स्लिप हो गया, थोड़ा सा पीछे हो गया। लेकिन इस बार क्या था, हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी जो आंखें थी वो झुकी हुई नहीं थी, वो दुखी नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी, किसकी तरफ, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव यानी होने वाला हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नोर हेट, और उसकी जो आंखें थी गर्ल की, उसमें ना तो कोई गुस्सा था ना ही कोई नफरत थी, सिर्फ क्या था, कोल्ड कंटेम्प्ट। कोल्ड कंटेम्प्ट आप कह सकते हो एक तरीके की डिसरिस्पेक्ट थी कि ये जो पर्सन है ये मुझे डिजर्व ही नहीं करता है।
बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिशंबर ने क्या किया, जो वरमाला थी उसको उठाया। उठाया किस लिए? ताकि वो ब्राइड के गले में पहना सके, नेचुरल। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो उसके गले में पहना पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। जो भोली का हाथ था उसने एकदम से, हाथ स्ट्रक आउट होता है एक तरीके से, केम आउट, एकदम से बाहर आया। कैसे? स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे बिजली की चमकती है ना एक झटके में, वैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो वरमाला थी वो उड़ती हुई कहाँ पर जाके गिरी? उस अग्नि के अंदर जाकर गिरी, जो फेरे वाली अग्नि थी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो उठ गई और उठ के उसने क्या किया? अपना घूंघट हटा दिया। और क्या कहती है? पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बहुत ही क्लियर लाउड वॉइस में बोलती है वो। एंड क्या होता है वहां पर? उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव्स, नेबर्स, सभी जो है स्टार्टल्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि वो बोल रही है। और कैसे बोल रही है? बिना किसी स्टैमर के, बिना हकलाए, थोड़ा सा भी नहीं हकला रही है, तो प्रॉपर बोल रही है। और वो क्या कहती है? पिताजी, टेक योर मनी, आप अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। थंडर स्ट्रक मीन शॉक्ड। रामलाल जो है बिल्कुल ही शॉक हो गया। अब वहां पर जो गेस्ट थे उन्होंने क्या शुरू कर दी? विस्परिंग शुरू कर दी। नेचुरल है, लोग होते हैं वो घुसपुस शुरू कर देते हैं ना, धीरे धीरे बोलने लगते हैं आपस में। और वो क्या बोल रहे थे? सो शेमलेस, कितनी बेशरम है ये लड़की, एक तो अगली, ऊपर से बेशरम। इस तरीके की कन्वर्सेशन गेस्ट कर रहे थे। तो उसके फादर चिल्लाते हैं, वो कहते हैं, भोली, आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी परिवार की, अपनी फैमिली की इंसल्ट करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, थोड़ा सा तो हमारी इज्जत का भी ध्यान करो। भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के खातिर ही आई वॉज विलिंग टू मैरी, मैं विलिंग हो गई थी मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए, इस लेम ओल्ड मैन से, इस लंगड़े बुढ़े आदमी से। बट, लेकिन, आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल मैन। वो कहती है, लेकिन मैं इस तरीके के मतलबी, लालची, कंटेम्प्टिबल मतलब बहुत ही ज्यादा नीच, कोवर्ड, डरपोक, एज माई हस्बैंड, मतलब इस तरीके का पर्सन को मैं एज माई हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। आई वोंट नहीं कर सकती। वट अ शेमलेस गर्ल। और लोग क्या कह रहे हैं? बहुत ही बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सब ने तो ये सोचा था कि ये लड़की कैसी है, ये एक हार्मलेस, यानी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती, किसी को कोई हार्म नहीं करने वाली गूंगी काऊ की तरह है। लेकिन ये तो बोले जा रही है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। भोली जो है, जो लेडी बोल रही होगी ये सब बातें, उसको वायलेंटली यानी बहुत ही ज्यादा गुस्से से मुड़ती है और कहती है, यस आंटी, यू आर राइट। हाँ जी आंटी, आप सही बोल रही हो। आप सबने यही सोचा था कि मैं क्या हूँ? आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मैं एक गूंगी सी काउ हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप सब ये चाह रहे थे कि आप मुझे हैंड ओवर कर रहे थे इस हर्टलेस क्रिएचर के साथ, जिसमें दिल ही नहीं है। एक तो मतलब वो लेम था, एक एज इतनी बड़ी, ऊपर से हर्टलेस। आप लोग इसीलिए तो शादी कर रहे थे क्योंकि सबको ये लगता था कि मैं एक गूंगी काऊ हूं। बट नाउ द डम काऊ, लेकिन अब ये गूंगी काऊ एंड द स्टैमरिंग फूल, जिसको आप फूल समझते हो, जो अटक अटक के बोलने वाली, जो स्टैमरिंग फूल हूं मैं, इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? और कुछ सुनना चाहती हैं आप? बिशंबर नाथ, द ग्रोसर, वो समझ गया कि भाई अब तो ये शादी नहीं होगी, तो उसने क्या किया? स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी। जो भी वो पार्टी अपनी बैंड बाजा लेके आया था, फ्रेंड्स लेके आया था, रिलेटिव्स लेके आया था, सबके साथ उसने वापस आने की सोची। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और एक्चुअली क्या था कि वहां पर जो बैंड्समैन थे, जो बैंड वाले आए हुए थे, वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब वो बाहर आए सारे, तो उन्हें ये लगा कि शायद जो सेरेमनी है, वो शादी है, वो पूरी हो गई। और उन्होंने क्या किया? स्टक अप यानी बिगिन, उन्होंने शादी के एंड में जो क्लोजिंग सॉन्ग गाते हैं वो बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। अब बारात वापस चली गई। रामलाल जो है वो खड़ा है। खड़ा कैसे है? ऐसे लग रहा है जैसे ग्राउंड के साथ चिपक ही गया, वहां से हिल ही नहीं पा रहा।
हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और उसका जो सिर है वो एकदम बोर्ड होता है, झुका हुआ ना, झुका हुआ नीचे की तरफ। किससे? दुख से, शेम से, ग्रीफ से, कि वो दब चुका है, उसे लग रहा है कि अब उसकी कोई सोसाइटी में, वो एक रेपो वाला बंदा था ना, तो उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और क्या था वो जो फेरे वाली अग्नि थी, वो पवित्र अग्नि की जो चिंगारियां निकल रही थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई, मतलब अग्नि भी बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सारे अपने घर भी चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब जब सारे चले गए तो रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उसे कहता है, बट वट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई भी तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वट शेल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? ठीक है। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा यानी भोली हमारी, और वो क्या कहती है, एक ऐसी आवाज में बोलती है जो बिल्कुल ही काम होती है, शांत होती है, स्टडी होती है, ठहरी हुई होती है। वो कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, मम्मी की भी करूंगी, मदर की भी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने सीखा, जहां से मैंने इतना कॉन्फिडेंस गेन किया, जहां से मेरी ये जो स्टैमरिंग वाली जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी खत्म हो गई। इजंट दैट राइट मैम? और वो कहती है, क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ मैम? अब उसने ये बात क्यों बोली? क्योंकि उसकी टीचर भी वहीं पर एक कॉर्नर में खड़ी होती है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, वो भी उस शादी में होती है, कॉर्नर पे खड़ी होती है, सारा ड्रामा देख रही होती है। तो टीचर रिप्लाई करती है, यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, और उसकी जो स्माइल करती हुई आंखें थी, किसकी? टीचर की। हर हेयर रेफर्स टू टीचर। टीचर की स्माइल करती हुई आईज के अंदर क्या था? एक चमक थी, चमक थी, खुशी थी। किसकी थी? डीप सेटिस्फेक्शन की थी, एक संतुष्टि थी कि हाँ, मैंने इस गर्ल में इतना कॉन्फिडेंस दिया कि एटलीस्ट आज वो अपने लिए स्टैंड ले रही है। जैसे कि वो कहता है, दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। मान लो कोई भी आर्टिस्ट है, उसका कोई भी मास्टरपीस है, मतलब जो वो बनाना चाह रहा है, जो उसकी सबसे अच्छी पेंटिंग है उसने बनाई है, जब वो कंप्लीट हो जाती है ना पेंटिंग, तो उस आर्टिस्ट क्या करता है? उसको देखता रहता है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है देखते रहना। वो उसको देखता है और उसको ना अंदर से बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि फाइनली उसकी जो पेंटिंग है या जो भी उसने काम किया है वो कंप्लीट हो गया, उसका मास्टरपीस पूरा हो गया। सेम वही वाली चमक उस टीचर की आंखों में होती है, और वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन को फील कर रही होती है। सो हेयर आवर चैप्टर एंड्स, और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों ने ये देखा होगा कि एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन के बिना वो जो भोली थी वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन विद गेटिंग एजुकेशन वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड ले पाई, कॉन्फिडेंस गेन किया उसने, सब कुछ हुआ ऑल ड्यू टू एजुकेशन। सेकेंडली, इम्पॉर्टेंस जो है इमोशनल सिक्योरिटी की, एंड फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए। थर्ड वन जो मैंने फील किया वो ये था कि प्यार की ज़रूरत, एनकरेजमेंट की ज़रूरत और एजुकेशन की ज़रूरत किन लोगों को ज़्यादा होती है? जो डिसेबल्ड होते हैं, स्पेशली जैसे भोली थी, उसको बोलने में प्रॉब्लम थी, तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, जैसे टीचर ने उसको मोटिवेट किया, ताकि वो बच्चे जो है फाइट कर सके किसी भी तरीके के ओड से। लास्ट, जो बच्चों को एक मोरल वैल्यू का लेसन दिया है इसने। मोरल वैल्यू क्या? कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि जो डोरी है, जो दहेज है, वो एक क्या है? एक बहुत ही ज्यादा सोशल अब्यूज है, और कभी भी हमें किसी भी डिसेबल्ड का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राइट ना? तो आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक इट, इफ यू अंडरस्टैंड इट, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।